नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र बैचला रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, पिछली वीडियो हमने कंप्यूटर की ली, आज भी हम कंप्यूटर का ही एक टॉपिक ले रहे हैं। तो देखते हैं, हम कंप्यूटर के बारे में जब बात करते हैं तो कंप्यूटर का इतिहास पता होना चाहिए हमें। तो कंप्यूटर का इतिहास जो है बहुत पुराना है। कंप्यूटर के इतिहास में जो पहला चीज देखिए, मनुष्य को कुछ मशीनों की जरूरत हुई अपनी हेल्प करने के लिए, और ऐसी कोई भी चीज जो उसका चाहे मैथमेटिकल हेल्प कर रही है या किसी और चीज में हेल्प कर रही है, उसको कंप्यूटर के हिसाब से मान सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं अब से 3000 वर्ष पहले, तो 3000 वर्ष पहले एक अबेकस नाम का एक यंत्र बनाया गया चाइना में। ये जो था, ये प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और मतलब डिवीजन, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में सहायता करता था। इसको आप यंत्र भी नहीं कह सकते, ये सिंपल ही होता था, मैनुअल किया जाता था। इसमें क्या होता था, इस तरह का एक लकड़ी का फ्रेम होता था और उसमें इस तरह के तार लगे होते थे, उनमें गिट्टियां लगी होती थी, ठीक है। और इनकी सहायता से, बहुत अच्छी चीज है ये, अगर आज भी इसको सिखाया जाए तो बहुत आसान कैलकुलेशन कर देता है। इसमें ऐसे ही लगे होते थे, तो इसे अबेकस बोलते थे। इसकी सहायता से प्लस माइनस गुणा भाग करना बहुत ही आसान था, ठीक है। तो इसको कंप्यूटर के दिशा में पहला कदम मान सकते हो। इसके बाद फिर आती है बात 1845 के आसपास। तो 1845 ईस्वी में एक ब्लेज पास्कल थे, याद रखना भाई, कुछ जगह पर 1840 मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, तो 1845 से 40 मान सकते हो आप। तो ब्लेज पास्कल नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई। कैलकुलेटिंग मशीन, गणना करने वाली मशीन। तो इसे आप कैलकुलेटर का आविष्कारक भी ब्लेज पास्कल को इसीलिए माना जाता है, ठीक है भाई। ये बात 1845 की है। एक और थे, जैकार्ड थे, जैकार्ड, उन्होंने एक लूम बनाया था जिसे हम कहते हैं जैकार्ड लूम। अब लूम क्या होता है भाई, पहले इसको समझते हैं। लूम का मतलब देखिए, हम पढ़ते हैं हैंडलूम, आपने एक शब्द पढ़ा होगा हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब क्या है, जो कपड़ा बुनने की मशीन होती थी, जो कपड़ा बुनने का सिस्टम होता था, उसे लूम बोलते थे। अगर हैंडलूम है तो इसका मतलब कपड़े जो हाथ से बुने जा रहे हैं। आज भी बहुत जगह देखा होगा, इस तरह का यंत्र होता है, उसी में धागों को पिरो कर कपड़े की बुनाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक लूम आ गए, ऑटोमेटिक लूम आ गए जो। तो जैकार्ड ने एक ऐसा लूम बनाया, यानी कपड़े बुनने का यंत्र बनाया जिसमें पंच कार्ड होते थे। मान लिया पंच कार्ड है, कोई कार्ड है और इसमें कोई डिजाइन बना हुआ, कोई भी डिजाइन इस तरह का बना हुआ है, तो जिस तरह का डिजाइन पंच कार्ड में होता था, तो ये मशीन उसी तरह का डिजाइन कपड़े पर बना देती थी, ठीक है। तो ये भी एक तरह से कंप्यूटर की दिशा में ही काम था। अब ये कहेंगे जी ये तो कंप्यूटर नहीं लग रहा, आज नहीं लग रहा, लेकिन उस समय सोचिए भाई, यानी मशीन खुद डिजाइनिंग कर रही है, बहुत बड़ी बात थी भैया, ठीक है। तो जैकार्ड लूम को भी इस क्षेत्र में गिना जाता भाई। लेकिन उसके बाद फिर बात आती है, चार्ल्स बेबेज का नाम कहां आता है। तो बात करते हैं हम चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज ने 1922 ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1922 ईस्वी में एक मशीन बनाई। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, लेकिन इन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया भाई। क्यों नहीं बनाया, उस पर देखते हैं। चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे, तो इन्होंने देखा कि कुछ टेबल्स होती हैं, सारणी होती है, जैसे लॉग वाला, लॉग और एंटी लॉग की सारणी, इसी तरह की कुछ गणित में टेबल याद करनी पड़ती थी उस समय। उनकी सहायता से गणितीय कैलकुलेशन होती थी, और जब वो छपती थी तो एक सारणी से दूसरी सारणी में एरर भी आ जाता था। तो उनको सरल बनाने के लिए इन्होंने ब्रिटेन की सरकार से सहायता ली, और सहायता लेकर उन्होंने, गवर्नमेंट ने खर्चा उठाया, इन्होंने एक मशीन बनाई 1922 ईस्वी में, जिसे कहा गया डिफरेंस इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर इस डिफेंस इंजन में एक और सुधार किया 1933 में।
एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाए भाई, ठीक है। अब ये जो बनते हैं, ये मैं ये कह रहा हूं ये कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन आगे आने वाले कंप्यूटर की जो सिस्टम था उसको एक रास्ता दिखा दिया। इन्हीं को बेस बनाकर आगे के कंप्यूटर विकसित किए गए, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए 1942 ईस्वी में पहला कंप्यूटर बनता है जिसका नाम था मार्क 1। IBM द्वारा बनाया गया था ये मार्क 1 पहला कंप्यूटर। लेकिन याद रखना ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं था ये, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था ये। तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मान सकते हैं मार्क 1 को हम। लेकिन जो पहला कंप्यूटर बोला जाता है 1946 में, वो था ENIAC। 1946 में ENIAC नाम का जो पहला कंप्यूटर बनता है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अभी तक हम चीजों को इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल दोनों चीज रूपों में यूज कर रहे थे। मार्क 1 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, लेकिन ENIAC जो था मार्क 1 का और एडवांस वर्जन मान सकते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी द्वारा बनाया गया, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज पर ध्यान दे देना भाई, वो क्या पूछ रहा भाई, ठीक है। ENIAC की बात करते हैं। ई से है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और इसके बाद कंप्यूटर में लगातार विकास होता रहा। एक कंप्यूटर और आता, लेकिन वो इसके बाद बना था UNIVAC, ठीक है। बहुत सारे UNIVAC और ENIAC में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ENIAC पहले बना था, UNIVAC बाद में बना था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ध्यान से सुनना, फिर से मैं दोबारा लिख देता हूं, UNIVAC। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC था भाई। यहां भी क्लियर है। इसके बाद चलते हैं भाई हम। अब इसके यहीं पर इसी के पास में क्या हुआ था कि जो जब हम इनकी बात कर रहे हैं, तो एक लेडी लवलेस थी, इन्होंने पहली बार कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग की, तो इन्हें कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। कौन थी? प्रथम प्रोग्रामर। ये भी ध्यान रखना, ये भी मार्क और ENIAC के आसपास की ही बात है। तो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी लवलेस को माना जाता है भाई, ठीक है। अब ये हो गया भैया कंप्यूटर का इतिहास थोड़ा सा। इसके बाद आता कंप्यूटर की जनरेशन या कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो देखिए, जनरेशन का मतलब समझते हैं, पीढ़ी का मतलब क्या होता है कि जब कोई सबसे पहला शुरुआत होगी तो उसे प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं। देखिए, जब शुरुआत में कोई चीज बनाई जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, चाहे कोई भी है, लेकिन उसमें धीरे धीरे फिर सुधार होता है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को भी यही बात थी। इनका बात जब हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर करते हैं तो 1946 से शुरुआत मान ली गई है वैसे तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का पहले में आकार बहुत बड़ा था। आकार इतना बड़ा था कि अगर हम ENIAC की बात करें तो इसका आकार था 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा।
यानी एक मशीन है 50 फीट लंबी 30 फीट चौड़ी, उसके अंदर ही आपको बैठकर काम करना है। ठीक है, यानी आप कंप्यूटर के अंदर घुसे हुए हैं, यानी कि ये मान के चलिए जो सीपीयू होता उसके अंदर घुसे हुए हैं तब काम कर रहे हैं। इसका आकार बहुत बड़ा था और क्षमता बहुत कम थी, परफॉर्मेंस बहुत कम थी। आज के लिहाज से देखें तो जो एक छोटा सा कीपैड वाला फोन आता था, मोबाइल फोन, जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनको बहुत कम यूज किया जा रहा है, उसकी क्षमता भी इसके से ज्यादा थी, कहीं ज्यादा थी। इसमें जो है आकार बहुत बड़ा हो गया भाई। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, परफॉर्मेंस बहुत कम, मेमोरी कम, स्पीड कम। इसके बाद एक और आती है कि इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था भाई। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं निर्वात ट्यूब। ठीक है भाई, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था इनमें। ये जो वैक्यूम ट्यूब थी, पहली बात इनको गर्म होने में टाइम लगता था। जब ये गर्म होती थी तो आपका कंप्यूटर काम करना शुरू करता था। लेकिन दूसरा एक लफड़ा और था कि जब ये गर्म होती थी तो हीट बहुत ज्यादा उत्पन्न करती थी, और इतनी ज्यादा हीट उत्पन्न करती थी कि उसको ठंडा रखने के लिए फिर बहुत बड़े बड़े एयर कंडीशनर की जरूरत होती थी, एसी वगैरह की जरूरत होती थी। बहुत मतलब उसको ठंडा रखना बहुत बड़ी समस्या थी। अब बड़े बड़े एसी चाहिए तो इसलिए विद्युत खपत बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, विद्युत खपत बहुत अधिक थी। तो अब देखिए, आकार बहुत बड़ा, पहली चीज, परफॉर्मेंस कम, स्पीड कम। दूसरी चीज, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ। तीसरी चीज, विद्युत खपत बहुत अधिक थी और लो लेवल लैंग्वेज का ही इनमें इस्तेमाल हुआ करता था, यानी मशीन लैंग्वेज ही इनमें प्रयोग की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है दूसरी पीढ़ी। देखिए, जब दूसरी पीढ़ी आएगी तो और सुधार हो चुके होंगे। अब होता क्या है, हम बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। यानी सेकंड जनरेशन की। पहली पीढ़ी की अपेक्षा इनका आकार थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा, इनमें निर्वात ट्यूब की जगह क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग। ठीक है, देखिए भाई, एक ट्रांजिस्टर मान लिया इतना सा होता है, छोटा सा। ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब लगभग इतनी होती है जितना अपना ये मार्कर है। वैक्यूम ट्यूब इतनी थी, ट्रांजिस्टर इतना था। दूसरा, एक ट्रांजिस्टर 10 से 15 या 20 वैक्यूम ट्यूब का काम कर देगा। मतलब 15-20 वैक्यूम ट्यूब फिक्स नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन एक छोटा सा ट्रांजिस्टर 15-20 वैक्यूम ट्यूब की जगह लेगा सब। अब इतनी बड़ी वैक्यूम ट्यूब की जगह इतना छोटा ट्रांजिस्टर आ गया तो बहुत तेजी से आकार घटा, लेकिन अभी भी इतना नहीं घटा था, अभी भी बहुत बड़ा था, काफी बड़ा था। तो आकार घट गया किसकी वजह से, ट्रांजिस्टर की वजह से। दूसरा, इसमें जो है फोटोन कोबोल जैसी भाषाओं का प्रयोग होने लगा, यानी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग होने शुरू हो गया। उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मैंने पिछली ही वीडियो में बताया, जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, उसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में क्लियर बताया। तो इसमें उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा सेकंड जनरेशन में भाई। ठीक है, अब क्योंकि आकार घटा है तो वैक्यूम ट्यूब नहीं है, तो इसका मतलब बिजली की खपत भी थोड़ी कम हुई है भाई। स्पीड भी थोड़ी पहले की अपेक्षा बढ़ गई है, थोड़ी बढ़ी है, ऐसा नहीं कि आज की जैसे नहीं है भाई। तो स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्षमता भी बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी सी। इसमें एक चीज और होती है भाई कि जो है मतलब जो हमारा डेटा उसको स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग शुरू हो गया। मैग्नेटिक टेप का भी प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक टेप जो थी, इसमें क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक से समझ में आ गया होगा, चुंबकीय टेप भी बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें मैग्नेटिक टेप के ऊपर
आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती थी, चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर वो मतलब डेटा को स्टोर करता था, यानी डेटा स्टोरेज भी शुरुआत हो गई सेकेंड जनरेशन में। इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन, यानी कि तीसरी पीढ़ी। थर्ड यानी तीसरी पीढ़ी। जब हम तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो इसमें वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर आया और ट्रांजिस्टर से आ गई आईसी। अब एक आईसी की क्षमता 40, 50, 60, 70, 10, 20 इतने सारे ट्रांजिस्टर के बराबर थी। यानी अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक आईसी 20 ट्रांजिस्टर की बराबर थी तो एक आईसी लगभग 300-400 वैक्यूम ट्यूब के बराबर हो गई। तो एकदम से आकार बहुत तेजी से घट गया, बहुत तेजी से घटता इस बार आकार जो है। और जो हमारा पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था कंप्यूटर, वो एक टेबल के ऊपर आ गया। लेकिन अभी भी टेबल भी का साइज बड़ा था, छोटी टेबल नहीं थी, बड़ा साइज था, लेकिन बहुत छोटा हो गया, टेबल पर आ चुका है अभी ये आईसी। आईसी का प्रयोग हुआ, आईसी को एलएसआई कहा जाता है। आईसी को एलएसआई कहा जाता है भाई, ठीक है। आईसी को मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी जो बनती है वो सिलिकॉन की बनती है। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, और आईसी सिलिकॉन से बनती है। दूसरी बात, आईसी का जो आविष्कारक था जेएस किल्बी। आईसी के आविष्कारक जेएस किल्बी थे भाई, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की बनी होती है। जेएस किल्बी इनके आविष्कारक थे, और आईसी का मतलब था इंटीग्रेटेड सर्किट भाई, ठीक। जब हम आईसी की बात करते हैं, जो हमने बताया एलएसआई, एलएसआई का मतलब क्या है? एलएसआई का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई जी। तो ये हम तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, आकार बहुत कम हो गया, स्पीड भी बहुत ज्यादा हो गई भाई, ठीक है। स्टोरेज क्षमता बढ़ गई, प्रोग्रामिंग भाषाएं बढ़ गई। इस तक आते आते प्रोग्रामिंग भाषाएं के लिए एक स्टैंडर्ड जो है डेफिनेशन बना दी गई कि भैया अगर हम सी में लैंग्वेज में बना रहे हैं या बेसिक में बना रहे हैं या कोबोल में बना रहे हैं, तो उसके लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज कर दी गई। इसका फायदा ये हुआ कि आप जो है किसी भी प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। जबकि पहले क्या हुआ करता था कि जिस कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाया जाता था वो उसी कंप्यूटर पर रन करता था, यानी जिस हार्डवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया और वो सॉफ्टवेयर उसी हार्डवेयर पर काम करेगा। अब आप सोच कर देखिए, आपके पास लैपटॉप है और उसका पता चले कि विशेष सॉफ्टवेयर इस पर चल सकते हैं, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो दूसरे लैपटॉप पर नहीं चलेगा, जो दूसरे का सॉफ्टवेयर है वो आपके पर नहीं चलेगा, तो कितनी बड़ी समस्या थी। वो समस्या यहां आकर सोल्व हो गई भाई, थर्ड जनरेशन में भाई। समझ में आ गया होगा। तो एक स्टैंडर्ड टाइप की जो है सॉफ्टवेयर बनने लगे और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग रूपों में मिलने लगे थे यहां तक आते आते। हालांकि देखिए, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो एक दूसरे के ओवरलैप हो रही हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है? सेकंड भी चल रही है, साथ में थर्ड भी चलनी शुरू हो गई। अभी सेकंड भी प्रयोग हो रही है, थर्ड भी हो रही है। अभी जैसे वर्तमान की बात करें, अभी फोर्थ जनरेशन भी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन भी चल रही है। प्रेजेंट में फोर्थ जनरेशन भी है, फिफ्थ जनरेशन भी है, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के लैपटॉप या क्या बोलते हैं कंप्यूटर वगैरह जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं। लेकिन काम जो बड़े स्तर पर चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन पर भी चल रहा है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। देखिए, अब सबसे बड़ी बात, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी। तो चौथी पीढ़ी में क्या आता है? चौथी पीढ़ी में आता माइक्रो प्रोसेसर।
कई बार तो यही सवाल आ जाता है मैच मिलाने का। मैच मिलाना पड़ता है कि कौन सी पीढ़ी में कौन सा था, तो आपको चारों याद होने चाहिए। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी आईसी का काम करता है, तो इसलिए अब आकार बहुत छोटा हो गया। जो हमारा इतना बड़ा हॉल का के बराबर कंप्यूटर था, वो अब हमारी जेब में आ गया है। मोबाइल भी एक कंप्यूटर मान सकते हो आप। टैब जो होते हैं वो भी तो कंप्यूटर है, आपकी जेब में आ चुका, आपकी मतलब हथेली पर आ चुका जिसे हम पाम टॉप बोलते हैं, आपकी गोद में आ चुका जिसे हम लैपटॉप बोलते हैं, आपके बेंच पर आ चुका है, आपकी डेस्क पर आ चुका जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो आकार एकदम से बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको बोलते हैं VLSI या ULSI। तो VLSI और ULSI का प्रयोग किसमें हुआ भैया? VLSI और ULSI का प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में। अब ये क्या है? VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, अभी लिखा था मैंने पिछले में। और ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, LSI, VLSI, ULSI और VLSI, ठीक है भाई, ओके। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा, मेमोरी के दूसरे रूप भी प्रयोग होने लगे इसमें, जैसे CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क हो गए, ये सब इसमें प्रयोग हो रहे हैं। फ्लैश मेमोरी प्रयोग हो रही है, अभी आप जानते होंगे, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जैसे कि हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है, USB होता है, ये सब जो है फ्लैश मेमोरी के उदाहरण आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चौथी पीढ़ी की खासियत थी, आकार बहुत कम हो गया, पावर कंजप्शन बहुत कम हो गया, स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, क्षमता, स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये चौथी पीढ़ी की बात है। फिर आती है पांचवी पीढ़ी जिस पर काम चल रहा पूरे वर्ल्ड में, और थोड़ा थोड़ा उसमें हमने तरक्की करना शुरू कर दिया है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की खासियत है AI। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसको बोलते हैं हम कृत्रिम बुद्धि। अभी तक भैया कंप्यूटर की अपनी खुद की बुद्धि नहीं होती, खुद का दिमाग नहीं होता, लेकिन पांचवी पीढ़ी में हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटरों में खुद का दिमाग हो, ठीक है। इस मामले में कहीं कुछ हद तक सफलता मिल भी रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में पहला ऐसा रोबोट जिसको किसी देश की नागरिकता दी गई, वो है सोफिया, ठीक है। सोफिया जो रोबोट है उसको किसी देश का नागरिक माना गया। कौन से देश का माना गया भैया? सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब का नागरिकता दी गई है सोफिया को। अब नागरिक किसको माना जाता है? जो जीवित हो, जिसमें सेंस हो। तो इसका मतलब ये रोबोट है, लेकिन इसमें सेंस भी विकसित की जा रही है कुछ लेवल पर, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत मान रहे हैं हम। याद रखना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत भर है। अगर पूरा पहुंचेगा तो हो सकता है कि मशीन हमारे लिए ही खतरा उत्पन्न हो जाए, हो सकता है हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है खतरा उत्पन्न हो जाए मानवता के लिए, वो अलग मुद्दा है। तो बहुत सारे इसको कहते भी हैं कि भैया हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत सारे इसका विरोध भी करते हैं। वो अलग मैटर है कि हमें विरोध करना है या इसको सपोर्ट करना है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हो चुकी है वर्ल्ड में, ठीक है भैया, ओके। अब आ जाते हैं, ये हमने कुछ पीढ़ियों के बारे में और इतिहास के बारे में बताया शॉर्ट रूप में। अब कुछ फुल फॉर्म्स पे आ जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 2-3 फुल फॉर्म इसमें आ गई है। IoT कैपिटल में लिखना, O स्मॉल में लिखना है, आजकल का हॉट मैटर है, ठीक है। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा। IoT की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी तक जो हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं वो हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हैं।
हमारे लैपटॉप में इंटरनेट है तो हम मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग्स देख सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, अपनी जो वीडियो है वो आगे जैसे आपके पास पहुंच रही है मेरी यूट्यूब के माध्यम से वीडियो, तो इंटरनेट का प्रयोग अभी तक इस रूप में किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में एक और चीज शुरू हो गई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्तमान में चल रहा है। यानी जो हमारी घरेलू वस्तुएं हैं उनको इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। थिंग्स मतलब सामान, वस्तुएं। तो जो हमारी घरेलू वस्तुएं हैं उनको इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, यानी कि हम कहीं भी बैठे हुए हैं पूरे घर की वस्तु को इंटरनेट से संचालित कर सकते हैं। अगर एक ऐसा मकान कल्पना कीजिए, एक ऐसा घर की कल्पना कीजिए कि आप सोफे पर बैठे हुए हैं और आप ऑर्डर देते हैं कि मेरे लिए पानी लाए, तो अपने आप फ्रिज खुलेगा और फ्रिज ही हो सकता है आपके पास आए, ले भैया पानी पी ले। ऐसा भी इंटरनेट का मतलब ये, फ्रिज का मतलब कोई भी रोबोट है यार, फ्रिज मतलब रोबोट ही तो, वो भी तो ठीक है। अच्छा जी, अब आप सोफे पर बैठे हुए हैं, बाहर कॉल बेल बजती है, कोई आया हुआ है, तो आप ऑर्डर देते हैं बैठे बैठे ही, देखना कौन है, तो वो एकदम से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर उसका फोटो लाएगा और कहेगा भैया ये आए हैं, तो आप कहेंगे दरवाजा खोल दो, तो खुल जाएगा, वरना तो बंद रहेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, यानी आपकी पूरे घर की, आप पंखे को चलाना चाहते हैं, बोलेंगे तो पंखा चल जाएगा, कहेंगे बोलेंगे तो बंद हो जाएगा। बहुत से कहेंगे जी अजीब सा लग रहा है, भैया अजीब कुछ नहीं है, अजीब कुछ नहीं है। आजकल एक वो आ रहा है स्पीकर एलेक्सा, ठीक है, आप उससे कुछ भी पूछते हैं वो तुरंत आंसर देता है, आपके आवाज के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। वो इसका छोटा सा उदाहरण है। आप कह रहे हैं एलेक्सा मुझे किशोर कुमार का ये वाला गाना सुनना है, तो वो उसी को सुनाएगा भाई। तो वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही तो एक उदाहरण है। अब उसी चीज को थोड़ा सा रोबोटिक्स से जोड़ दिया जाएगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाएगी भाई, ठीक है। और आपको लग रहा हो ये स्मार्ट हाउस शुरू हो चुके हैं बहुत सारी जगह पर, थोड़ा बहुत हम भी, आप भी, सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर सोचते हैं तो लगता है यार ऐसा भी संभव है क्या। हम सोच रहे हैं कि भैया दरवाजा खुलना नहीं खुलना, पानी आना नहीं आना, ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहा है भैया। जितनी हाई टेक्नोलॉजी लेंगे तो उसके लिए पर्टिकुलर कामों के लिए बहुत सारे रोबोट एक घर में स्थापित कर दिए जाएंगे भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, IoT हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है USB यानी जो हम मेमोरी स्टोर करने के लिए करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB, ठीक है भाइयों। आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना, ठीक है। इसके बाद एक आ जाता है HTML और HTTP। HT दोनों में है हाइपर टेक्स्ट, TEXT हाइपर टेक्स्ट, यहां तक हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। ML का मतलब है मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोनों में जो HT है वो कॉमन है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद एक और देख लेते हैं हम, इसकी तो सभी जानते हैं, CPU ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी यूनिट, और ALU अरिथमेटिकल या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। CPU और ALU, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये बहुत आसान चीज है, इसलिए मैं इन पे स्पीड से निकलते हुए आपके सामने बस पेश करता जा रहा हूं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट,
ठीक है। इसके बाद देखिए एक और होता है इसमें SMPS। SMPS का मतलब क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि जब हम डेस्कटॉप की बात करते हैं तो जो पहले पावर सप्लाई हो जाती है, तो हम जब मेन पावर से इसको जोड़ते हैं तो SMPS में जाती है। उसके बाद पूरे के पूरे में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी पूरे पावर सप्लाई को यही एक तरह से रेगुलेट करता है। ठीक है, पूरे कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की बात करें तो अब हम SMPS, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ओके। चलिए एक और इसमें है, CD DVD अभी रहने देते हैं। एक होता है SIM, सिम। अब क्योंकि हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमारा सिम, जो मोबाइल की सिम होती है, तो सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर, I का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, M का मतलब है मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम। ठीक है भाई, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि ये जो फुल फॉर्म्स हैं तो इनमें क्या है, आपको एक साथ में सारी याद नहीं करनी। मैं क्लास के दौरान ही 2 4 5 जितनी भी होंगी वो फुल फॉर्म आपको एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन फिर से बोल रहा हूं कि आप सभी प्लीज इनकी अलग लिस्ट तैयार कीजिए, इनको अलग से लिखना शुरू कर दीजिए। आप तभी कर पाएंगे जब इकट्ठा एक साथ होंगे। याद करिए जिस हिसाब से हम दे रहे हैं, लेकिन लिस्ट तैयार करिए एक साथ। जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म बोलते हैं जिनको हम एब्रीविएशन बोलते हैं, इनके लिए अलग पेज निर्धारित कर लीजिए भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंप्यूटर में भी बहुत सारी आने वाली हैं भाई। ठीक है, तो ये थी भैया आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में लिया। देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि आपका एक टेस्ट है हमारे पास जो ड्यू है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कल या फिर परसों, कल या परसों 2 दिन में आपके सामने आपका दिल्ली पुलिस का एक मॉडल पेपर उपस्थित किया जाएगा। बस भाई ध्यान रखना, मॉडल पेपर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया गया है और उसको ईमानदारी से अपने आप को आंकने के लिए करना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा अपने आपको पहले तैयार कीजिए, तब उसको देखिए और ईमानदारी से अपने आप को आंक कर देखिए। बहुत ज़बरदस्त पेपर है। ये भी पक्का है कि आप जब YouTube को, इंटरनेट को खंगालेंगे तो शायद ही ऐसा कोई पेपर मिल पाए इतना बैलेंस किया हुआ। ठीक है, तो कल या परसों आपके सामने पेपर होगा, क्योंकि हम कोई लापरवाही नहीं चाहते, इसीलिए इतना टाइम लगता हमें। वरना तो कट और पेस्ट करना हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं भैया, हम क्या सब जानते हैं। कहीं से भी सवाल उठाए, इधर का सवाल इधर का सवाल और डायरेक्ट कर दिया। लेकिन बैलेंस बनाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसी में टाइम लगता है कि हमें ये देखना होता कि कोई सा सवाल ऐसा तो नहीं है जो आपके लिए यूजलेस हो। हर सवाल यूजफुल होता है और एक संदेश देकर जाता है आपको। इसी में टाइम लगता भाई। इसी लिए हम जब भी टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट के बाद ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन बाद 5 दिन बाद दूसरा टेस्ट ले लें। बहुत टाइम लगता है दूसरा टेस्ट को इकट्ठा करने में, बनाने में, एक एक क्वेश्चन को सोचने में। ठीक है भैया, तो आज की वीडियो में भैया इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।